एक ऐसा सीन इमेजिन करते हैं, मतलब सोचिए कि एक इंसान है जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सपना देखता है। और कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, कोई महल या बहुत सारी दौलत का सपना नहीं, बस सिर्फ एक गाय का सपना। सिर्फ एक गाय? हाँ, अपने घर के दरवाजे पर एक गाय बांधने की चाहत में वो इंसान अपनी पूरी उम्र खपा देता है, अपना खून पसीना एक कर देता है। बिल्कुल। और एंड में क्या होता है? अंत में वो मर जाता है और उसका वो छोटा सा सपना भी ना अधूरा ही रह जाता है। ये सुनकर ही ना अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। मतलब ये कोई साधारण ट्रेजेडी नहीं है। हाँ। जब हम 1930 के दशक के ग्रामीण भारत की बात करते हैं ना, तो वो गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी। राइट। वो एक जीवन रेखा थी, समाज में इज्जत का प्रतीक थी, और आखिरकार एक मौत का फरमान बन गई। और यही वजह है कि आज के इस डीप डाइव में हम मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान की गहराई में उतर रहे हैं। बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। तबाह हो जाता है। एकदम सही कहा आपने। गोदान का यथांत ये है कि ये महज होरी नाम के एक किसान की कहानी नहीं है। ये दरअसल एक ब्लूप्रिंट है जो ये समझाता है कि कैसे गरीबी और सोशल प्रेशर एक इंसान की आत्मा तक को निचोड़ लेते हैं। बाप रे। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। होरी एक ऐसा गरीब किसान है जो अपने जमींदार राय साहब की जी हुजूरी करता है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि सिर झुकाकर रहने में ही उसकी भलाई है। एग्जैक्टली। उसे लगता है कि वो व्यवस्था उसके ढाल है, जबकि उसकी पत्नी धनिया बिल्कुल इसके उलट है। मतलब धनिया इस खुशामद के सख्त खिलाफ है। हाँ, वो काफी विद्रोही है, निडर है। बिल्कुल, वो उस व्यवस्था को एक जंजीर की तरह देखती है। लेकिन इन सब के बीच होरी का वो सपना, एक पछाएं गाय का आना, वो कहानी का केंद्र बिंदु बन जाता है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, होरी उस गाय को हासिल कैसे करता है? वो भोला नाम के एक ग्वाली के पास जाता है। हाँ, जिसकी पत्नी मर चुकी है, और होरी भोला की इस कमजोरी को भांप लेता है। बिल्कुल। वो उसे दूसरी शादी का लालच देता है और बिना नकद पैसे दिए 80 रुपए की एक गाय उधार ले आता है। ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है कहानी का। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि होरी का ये सपना उसे किस हद तक ले जा सकता है। पर रुकिए, यही तो बात थोड़ी खटकती है मुझे। क्या मतलब, क्या होरी का ये कदम आज के समय में किसी मिडिल क्लास इंसान द्वारा अपनी हैसियत से बाहर जाकर भारी लोन पर एक लग्जरी कार खरीदने जैसा नहीं है? अच्छा कंपैरिजन है। सिर्फ समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए? और उससे भी बड़ी बात, क्या भोला के साथ किया गया ये छल होरी को एक कमजोर या थोड़ा स्वार्थी नायक नहीं बनाता? हम उसे एक पीड़ित की तरह देख रहे हैं, लेकिन वो खुद एक मजबूर इंसान का फायदा उठा रहा है। ये तुलना बहुत ही सटीक है, और ये जो आपका सवाल है ना, ये होरी के कैरेक्टर को समझने की असली चाबी है। राइट। लेकिन अगर हम इस लग्जरी कार वाले उदाहरण को उस दौर के अर्थशास्त्र से जोड़ें, तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। वो कैसे? होरी के लिए गाय सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है। उस समय गाय का मतलब था बच्चे के लिए दूध जो उसे कुपोषण से बचाएगा, खेत के लिए खाद, और सबसे बढ़कर धर्म और बिरादरी में इज्जत। एग्जैक्टली। होरी कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, वो एक यथार्थवादी इंसान है जिसे सरवाइव करना है। मतलब गरीबी इंसान की नैतिकता को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ देती है। ठीक यही बात है। प्रेमचंद ने जानबूझकर होरी को कोई महान या आदर्श नायक नहीं बनाया। जब इंसान के पास संसाधन शून्य होते हैं ना, तो वो जीने के लिए छोटे मोटे छल करने को भी जायज मान लेता है। ये उसका भोलापन भी है और उसकी चालाकी भी। बिल्कुल। लेकिन यही चालाकी, यही गाय उसके जीवन का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाली थी। क्योंकि वो खुशी बहुत ही कम समय के लिए आती है। गाय के आने से घर में जो जश्न का माहौल बनता है, वो कुछ ही दिनों में मातम में बदल जाता है। हाँ, वो सीन बहुत ही दर्दनाक है। होरी का सगा भाई हीरा ईर्ष्या की आग में इतना जल जाता है कि वो रात के अंधेरे में उस गाय को जहर दे देता है। अब यहाँ एक और सवाल परेशान करता है मुझे। आखिर अपना ही सगा भाई ऐसा क्यों करेगा? इसे समझने के लिए हमें ना गरीबी के मनोविज्ञान को समझना होगा। अच्छा? ये एक तरह की क्रैब मेंटालिटी है। मतलब केकड़े की वो फितरत जहां अगर एक केकड़ा बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा उसे नीचे खींच लेता है। ओ, समझ रही हूँ। क्या दरअसल उस चरम गरीबी की ही उपज है? हाँ, जहाँ किसी दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। और इसके बाद जो होता है वो होरी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी को सामने लाता है। बिल्कुल। गाय मर चुकी है, धनिया गुस्से में आग बबूला है, और वो पुलिस यानी दरोगा को बुलाकर न्याय चाहती है, जो कि सही भी है। हाँ, लेकिन होरी वो न्याय के लिए खड़ा होने के बजाय खौफ से कांपने लगता है।
वो इतना डर जाता है कि वो अपने ही बेटे गोबर के सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा लेता है कि उसने हीरा को गाय के पास नहीं देखा। ये बहुत शॉकिंग था। और फिर भी दरोगा तलाशी का डर दिखाकर गांव के मुखियों के जरिए होरी से रिश्वत ऐंठ ही लेता है। हाँ यार, ये बात पचती नहीं है मुझे। होरी अपने उसी भाई को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, जिसने उसका सबसे बड़ा सपना मार दिया। सिर्फ पुलिस के डर से? क्या होरी यहाँ महज एक कायर नहीं है जो सिस्टम के सामने घुटने टेक देता है? मैं कहूंगा कि ये कायरता से कहीं ज्यादा उस पूरी व्यवस्था का खौफ है जिसने पीढ़ियों से इन किसानों को डरा कर रखा है। मतलब पुलिस का इतना डर? हाँ, भारतीय ग्रामीण समाज में उस समय पुलिस और कचहरी न्याय के मंदिर नहीं थे, वे शोषण के औजार थे। राइट। होरी का डर ये है कि अगर पुलिस घर में घुसी तो बिरादरी में जो बची खुची इज्जत है ना, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। यानी इज्जत जाने का डर न्याय पाने की इच्छा से कहीं ज्यादा हावी है। ये कैसा समाज है जहां पीड़ित ही सबसे ज्यादा डरता है? यही तो वो व्यवस्था है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। होरी अन्याय सहकर झूठी कसम खाता है और विडंबना देखिए, पुलिस को रिश्वत देने के लिए उसे उसी महाजुनी व्यवस्था से फिर कर्ज लेना पड़ता है। बाप रे। ये घटना महज एक गाय के मरने की नहीं है, ये होरी के उस अंतहीन पतन की शुरुआत है। वो अब ऐसे कर्ज के दलदल में धंस चुका है जिसका कोई तल नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ से ये पूरी चर्चा ना एक बहुत ही गहरे सामाजिक पाखंड की तरफ मुड़ती है। हाँ, गोबर वाले इंसिडेंट की बात कर रही हैं आप। हाँ, एक तरफ होरी अपनी उस खोखले इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है और दूसरी तरफ उसका बेटा गोबर उसी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि गोबर उसी भोला की विधवा बेटी झुनिया से प्रेम कर बैठता है। झुनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। गोबर डरपोक है, वो झुनिया को घर तो लाता है लेकिन खुद रातों रात शहर यानी लखनऊ भाग जाता है। ये कहानी का एक बहुत ही बड़ा मोड़ है, गोबर का भागना और फिर धनिया का उस बेसहारा लड़की को पनाह देना। और धनिया का ये कदम पूरी कहानी में एक चमकती हुई रोशनी की तरह है। सच में। सारा गांव होरी के परिवार का बाइकआउट कर देता है, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, लेकिन धनिया चट्टान की तरह खड़ी रहती है। वो एक गर्भवती और बेसहारा लड़की को सड़क पर नहीं छोड़ती। लेकिन इस इंसानियत की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? गांव की पंचायत, जिसमें दातादीन और पटेश्वरी जैसे रसूखदार लोग शामिल हैं, होरी पर 80 रुपए और 30 मन अनाज का भारी जुर्माना लगा देती है, जिसे डांड कहते थे। हाँ। और ये जुर्माना होरी की कमर पूरी तरह तोड़ देता है। उसे अपने बचे खुचे खेत गिरवी रखने पड़ते हैं। हाँ। अब इस घटना का जरा विश्लेषण करते हैं। जो लोग होरी पर जुर्माना लगा रहे हैं वो खुद कितने पवित्र हैं? यही तो पाखेंगे। स्रोतों से ये साफ है कि माता दीन, जो उसी पंचायत का हिस्सा है, उसका सिलिया नाम की एक अछूत लड़की के साथ खुला संबंध है, जिसे सब जानते हैं। बिल्कुल। फिर भी वो धर्म का ठेकेदार बना बैठा है। अगर हम इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या ये पंचायत किसी कैंसल कल्चर और माफिया के प्रोटेक्शन रैकेट का मिलाजुला रूप नहीं है? ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। ये पहले इंसान का सोशल बायकॉट करते हैं, उसे अलग थलग करते हैं और फिर समाज में वापस शामिल करने के नाम पर भारी रकम वसूलते हैं। ये धर्म की रक्षा नहीं है, ये तो साफ साफ उगाही है। ये एकदम सटीक और कड़वा सच है। ये पंचायत दरअसल धर्म का चोला पहने हुए एक आर्थिक शोषक तंत्र है। राइट। होरी को इसलिए नहीं कुचला गया क्योंकि उसने या उसके परिवार ने कोई मर्यादा तोड़ी, उसे इसलिए कुचला गया क्योंकि वो कमजोर था और उसके पास जमीन थी। मतलब कमजोर को ही शिकार बनाया जाता है। हमेशा समाज के ठेकेदार नैतिकता का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं ताकि गरीब की थोड़ी बहुत संपत्ति भी छीनी जा सके। धनिया का जो विद्रोह है ना, वो असली इंसानियत है, लेकिन होरी अपनी धार्मिक भीरुता और समाज के खौफ के कारण उस भ्रष्ट पंचायत के सामने झुक जाता है। वो अपना खेत दांव पर लगा देता है सिर्फ उस समाज का हिस्सा बने रहने के लिए जो उसे दीमक की तरह खा रहा है। बिल्कुल। ये एक ऐसी विडंबना है जो आज भी सोचने पे मजबूर कर देती है। हाँ। और इसके बाद हम कहानी में जेनरेशंस के बीच का एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखते हैं। गांव जहां होरी को पूरी तरह तोड़ रहा है, वहीं शहर गोबर को एक बिल्कुल नया इंसान बना रहा है। गोबर जब शहर से पैसे कमाकर वापस लौटता है तो वो पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, वो सूट बूट में लौटता है, उसमें गजब का कॉन्फिडेंस है। वो आते ही गांव के उन शोषक मुखियों से बगावत करता है, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ये सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने का एक स्पष्ट संकेत है। लेकिन साथ ही उसमें एक भयंकर अहंकार और स्वार्थ भी आ गया है। वो ये बिल्कुल नहीं देखता कि उसके माता पिता ने उसकी पत्नी और बच्चे के लिए पंचायत
पंचायत का कितना जुल्म सहा है, कैसे अपने खेत गंवाए हैं। हाँ, वो बस अपने घर वालों से झगड़ा करता है और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वापस शहर चला जाता है, अपने पिता को उसी कर्ज के दलदल में मरने के लिए छोड़ देता है। ये बहुत दुखद हिस्सा है। यहाँ मैं एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछना चाहती हूँ। गोबर ने जो किया, क्या वो पूरी तरह से गलत था? क्या उसे अपने माता पिता के साथ उसी दलदल में डूब जाना चाहिए था, या फिर इस शोषक दुनिया में सरवाइव करने के लिए, खुद को बचाने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना ही एकमात्र रास्ता है? ये इस पूरी कहानी का सबसे जटिल सवाल है। अगर हम गोबर को गहराई से समझे ना, तो वो कोई टिपिकल विलन या खलनायक नहीं है। तो फिर क्या है? वो नई पीढ़ी का प्रतीक है। उसने शहर जाकर ये समझ लिया है कि ये व्यवस्था एक मशीन है, जो इस मशीन के सामने झुकेगा वो कुचला जाएगा। राइट। उसने शोषण से बचने का तरीका सीख लिया है, लेकिन इसकी कीमत उसने अपनी संवेदना और इमोशंस को खोकर चुकाई है। वो अपने फायदे और नुकसान का गणित समझता है। लेकिन होरी जैसे पुराने लोगों का क्या, जो उस गणित को नहीं समझते? यही तो इस उपन्यास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इस नई प्रैक्टिकल और स्वार्थी दुनिया में होरी जैसे पुराने, मर्यादा में बंधे और नैतिकता का बोझ उठाने वाले इंसानों के लिए कोई जगह नहीं बची है। बिल्कुल नहीं। होरी का पतन अब अपने चरम पर आ जाता है। कर्ज इतना बढ़ जाता है कि भोला अपने पैसों के लिए होरी के बैल तक खोल ले जाता है। और एक किसान के लिए उसके बैल ही उसका वजूद होता है। एग्जैक्टली। बैल गए तो खेत छीनने की नौबत आ जाती है। और हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि होरी को अपनी छोटी बेटी रूपा की शादी के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ता है। हाँ। और वो कर्ज उसे कहाँ से मिलता है? उसे अपनी बेटी की शादी एक अधेड़ उम्र के अमीर आदमी राम सेवक से करनी पड़ती है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। ये वो आखिरी कील है जो होरी के स्वाभिमान के ताबूत में ठुकती है। वो होरी जो कभी एक स्वाभिमानी किसान था, अब महज एक मजदूर बनकर रह जाता है। किसान से मजदूर बन जाना ये महज उसकी आर्थिक हार नहीं है, ये उसकी आत्मा की मौत है। ये उस व्यवस्था की जीत है जिसने उसे तब तक निचोड़ा जब तक कि उसके पास बेचने के लिए अपनी इंसानियत के अलावा कुछ नहीं बचा। और इसी आत्मा की मौत के साथ हम उस रूह कपा देने वाले क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। हाँ। स्रोतों में वर्णित ये सीन इतना पावरफुल और भावुक है कि इसे पढ़ते हुए गले में गांठ सी पड़ जाती है। इस दृश्य को अगर हम सिनेमा के पर्दे पर देखें तो ये किसी डरावने यथार्थ से कम नहीं है। बिल्कुल। वैशाख और जेठ की प्रचंड गर्मी का समय है। आसमान से जैसे आग बरस रही है, लू की लपटें शरीर को झुलसा रही हैं। और उस भयानक गर्मी में होरी क्या कर रहा है? वो अपने उसी पोते मंगल के लिए, जिसे गोबर छोड़ गया था, एक गाय खरीदने के लालच में दिन रात पत्थर तोड़ने की मजदूरी कर रहा है। उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है, उसकी नसें खिंच गई हैं, वो भूखा प्यासा है, लेकिन वो हथौड़ा चला रहा है। और तभी वो लू का शिकार हो जाता है। पत्थर तोड़ते तोड़ते वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे मरनासन हालत में उसके घर लाया जाता है। हाँ, उसके शरीर में अब कोई जान नहीं बची है, सांसें उखड़ रही हैं। और उसके आखिरी शब्द क्या हैं? वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसका वो गाय का सपना आखिर अधूरा ही रह गया। और ठीक इसी मोमेंट पर ना, उस क्रूर व्यवस्था का सबसे घिनौना चेहरा सामने आता है। दाता दीन। हाँ। वही ब्राह्मण जो जीवन भर होरी को चूसता रहा, वो वहां पहुंचता है और वो क्या कहता है? वो कहता है कि मरने वाले का गोदान कराओ। मतलब पुण्य और मोक्ष के लिए एक गाय का दान कराओ। ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। जिस घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है, जहां एक इंसान पूरी जिंदगी एक गाय पाने की जद्दोजहद में पत्थर तोड़ते हुए मर गया, वहां ये धर्म और ये समाज उससे मरते वक्त भी उसी गाय का दान मांग रहा है। ये एक चीख है जो प्रेमचंद ने पन्नों पर दर्ज की है। धनिया जो जिंदगी भर इस व्यवस्था से लड़ती रही, वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वो मजदूरी से कमाए हुए सिर्फ 20 आने यानी ₹1.25 लाकर दाता दीन के हाथ में रखती है और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। हाँ। उसके आखिरी शब्द इस पूरी सदी का सबसे बड़ा दर्द बयान करते हैं। महराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ये गोदान नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था द्वारा एक गरीब का किया गया शिकार है। बिल्कुल सही कहा। प्रेमचंद यहाँ ये साबित करते हैं कि ये जो सामंती और महाजनी व्यवस्था है, वो इंसान को जीते जी तो चूसती ही है, उसे तिल तिल कर मारती है, लेकिन जब वो मरने की कगार पर होता है ना, तब भी वो उसे नहीं बख्शती। मोक्ष और धर्म के नाम पर उसका आखिरी कतरा भी निचोड़ लेना चाहती है। ये उस पूरे समाज पर एक जोरदार तमाचा है। अगर हम इन सभी बातों और इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि ये केवल होरी की हार नहीं है,
गोदान इस बात का एक निर्मम दस्तावेज है कि कैसे कर्ज, सोशल प्रेशर और नैतिकता का डर एक आम इंसान को कभी उठने नहीं देता। हाँ, ये समझाता है कि जब व्यवस्था शोषक हो तो एक साधारण सा सपना भी एक इंसान के लिए कितनी बड़ी सजा बन सकता है। और ये भी कि कैसे धर्म और मर्यादा का इस्तेमाल हमेशा कमजोर को दबाने और उससे संसाधन छीनने के लिए एक टूल के रूप में किया जाता है। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही अलग और गहरे विचार पर बात करना चाहती हूँ। जी, बताइए। होरी की मौत तो दशकों पहले प्रेमचंद के पन्नों पर हो गई थी, लेकिन अगर इस यथार्थ को आज के चश्मे से देखा जाए तो क्या बदल गया है? बहुत कुछ नहीं। हाँ, महाजन अब शायद सूट पहनकर एसी कमरों में बैठे हैं और लगान की जगह ईएमआई ने ले ली है। राइट? लेकिन वो जो कर्ज का मनोविज्ञान है वो आज भी वैसा ही है। आज की इस गिग इकोनॉमी को ही देख लीजिए, जहां लोग अपने छोटे छोटे सपनों के लिए एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद में दिन रात खुद को खपा रहे हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय तुलना है। आज भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो लगातार काम कर रहा है सिर्फ उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए जो उन्होंने कभी अपनी इज्जत बचाने या अपने परिवार को पालने के लिए लिया था। सही कहा। पीढ़ियों तक चलने वाला वो कर्ज का जाल आज बस डिजिटल हो गया है। इंसान आज भी ये सोचकर पिस रहा है कि शायद एक दिन वो उस गाय तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो व्यवस्था जो उसे चला रही है वो उसे कभी उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देती। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम आज भी उसी गोदान के दौर में नहीं जी रहे हैं जहां संघर्ष का तरीका बदल गया है, लेकिन पिसने वाला आज भी वही आम इंसान है। बहुत गहरा सवाल है। और ये जो कर्ज की मानसिक विरासत है, ये आखिर हमारे समाज का पीछा कब छोड़ेगी? इसी गहरे सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।